न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद में बीते कुछ दिनों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इन दिनों बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन लोगों को बेघर करने का जो सिलसिला था वो अब कब चालू होगा, इसके लिए लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अहमदाबाद ही सहित पूरे गुजरात में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, हिंदू मुस्लिम तमाम समुदाय के लोगों को बेघर किया गया था, लेकिन अगर एक औसत निकाला जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिमों को बेघर किया गया था। लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार कोई स्कीम लेकर आई है जिससे लोग अपने मकानों को लीगल करा सके? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सिविल इंजीनियर सईद शेख साहब हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। इम्पैक्ट फीस का जो कानून है उसको लेकर सईद साहब एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, तो इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सईद साहब ये बताइए, ये जो कानून लाया गया है इसके पीछे का मकसद क्या रहा और ये कब लागू किया गया गुजरात में? देखिए, जो इलीगल जो बांधकाम हो जाता है तो 2001 में सरकार सबसे पहले गुजरात सरकार ये गुरुडा एक्ट लाई थी अनऑथोराइज बांधकाम को लीगल करने के लिए, तो वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। फिर 2011 में ये स्कीम फिर से लाई थी सरकार और वो बहुत काफ़ी अच्छी कामयाब हुई थी। उसके बाद देखा कि फिर से काफ़ी बहुत से इलीगल बांधकाम हो गए हैं, तो सरकार 2022 के अंदर 1 अक्टूबर 2022 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए जी इसको नाफिज किया। उसके बाद 2023 में ये कानून बना जिसको गुरुडा 2022 एक्ट बोलते हैं। तो ये इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 अक्टूबर 2022 है, यानी 30 सितंबर 2022 के पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनी हुई है और वो इलीगल है तो कोई भी आदमी उसको फीस भर के लीगल करा सकता है इस कानून के तहत। अच्छा, ये जो इम्पैक्ट फीस का ये जो कानून है ये कब तक लागू रहेगा? अभी इसकी तारीख जो बढ़ा दी है सरकार ने वो 16 दिसंबर 2025 कर दी है। 16 दिसंबर 2025 तक कोई भी आदमी फाइल को इन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, आपने जो बताया पिछला कानून कामयाब नहीं हुआ, ये कानून किस हद तक कामयाब हो रहा है? दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ 2011 में जो कानून आया था वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि उसमें सरकार ने ये कहा था कि सिर्फ जो बांधकाम होता है उसके ऊपर ही इम्पैक्ट फी ले रही थी। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कामयाब हुआ है, ऐसा कह सकते हैं ये बहुत कामयाब नहीं भी हुआ है और थोड़ा कामयाब हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा कामयाब हुआ इसके लिए कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को काफी अच्छी इनकम हुई है। अभी तक जो भी जितनी भी फाइलें पास हुई है उससे काफी इनकम हुई है। और नहीं हो कामयाब नहीं है इसका एक रीजन ये है कि इम्पैक्ट फी के उपरांत सरकार दूसरे अदर चार्जेस भी ले रही है। मिसाल के तौर पर जमीन का जो बेटरमेंट चार्ज होता है वो, ट्री प्लांटेशन चार्जेस, गटर का चार्जेस है, फायर चार्जेस है, वाटर चार्जेस है। फिर अगर पार्किंग आपका खूटता है तो पार्किंग चार्जेस भी लेती है। तो इस तरह कुल मिला के ये जो बजट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी बहुत से लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं वो इसको पास कराने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बाकी जिसको जो पास करवाना है, जिसके पास पैसा है या कोई और मजबूरी है तो वो लोग तो पास करा ही रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है लोगों को? हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ई नगर जो वेबसाइट है, पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, उस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है। लेकिन वो हर आदमी खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही वो समझ सकता है और वो सब चीज़ों को फिल करके वो फॉर्म फिल करेगा। तो जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मालिकी का पुरावा। अगर दस्तावेज है तो इंडेक्स की नकल होगी, दस्तावेज है इंडेक्स की नकल है, शेयर सर्टिफिकेट है, अलॉटमेंट लेटर है, 7/12 का उतारा है, तो ये मालिकी का पुरावा होता है। उसके अलावा टैक्स बिल होना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक
टैक्स में ये टेनेमेंट नंबर का एक कंपलसरी डालना होता है, तो टैक्स बिल का होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का होना जरूरी है। उसके अलावा मालिक का आधार कार्ड और उसके फोटोज चाहिए, क्योंकि कुछ अंडरटेकिंग भी होता है। अच्छा, अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग मकान तो बना लेते हैं लेकिन जानकारी नहीं रहती है उनको कि ये ग्रीन जोन है, जूनी शर्त की जमीन है, नए शर्त की जमीन है, तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसमें तो देखिए, ये कोई भी गुजरात का नागरिक कोई भी अप्लाई कर सकता है, जी। लेकिन इसके अंदर कुछ शर्तें ऐसी रख दी है इस कानून के अंदर कि उसके तहत कुछ कुछ लोगों का प्लान पास नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक शर्त ऐसी है इस कानून के अंदर कि एक से कम एफएसआई होगी जिसके वहाँ जो एरियाज के अंदर। एफएसआई मतलब थोड़ा सा उसे आसान शब्दों में अगर समझाएं। एफएसआई बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी सादी भाषा में ऐसा कहेंगे कि जो प्लॉट एरिया, जो बांधकाम जो होता है वो और जो प्लॉट एरिया होता है उसका गुणोत्तर, उसको एफएसआई बोलते हैं। तो एफएसआई एक से कम जहां होगी वहां पे ये पास नहीं किया जाएगा, ऐसा उसमें सरकार ने। तो वो एक से कम एफएसआई कहाँ होती है? ग्रीन जोन में होती है, एग्रीकल्चरल जोन में होती है और R3 जोन में होती है। तो वहां पे ये कानून के तहत आप पास नहीं करवा सकते। अच्छा, जैसे अपने मुस्लिम इलाके में बैठे हैं तो ऐसे फतेहवाड़ी, सरखेज, चूहापुरा बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मकान इस तरीके से बने हुए हैं। एवरेज देखा जाए तो एक आदमी जो डुप्लेक्स बनाता है 35 से 40 वार में, उस आदमी को अगर अपना मकान लीगल कराना है तो कितना रकम उसके लिए उसको चुकाना पड़ेगा? क्योंकि लोगों के अंदर इसको लेकर कुछ गलतफहमियां भी हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो इम्पैक्ट फी है वो तो बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पे 0 से 50 स्क्वायर मीटर के 3,000 है रेसिडेंस में, 50 से 100 के 6,000 रुपए, 100 से 200 के 12,000 और 200 से 300 के 18,000 रुपए। प्लस अगर किसी का कुछ पार्किंग खूबता है तो वो पार्किंग का चार्ज लगता है, या सैनिटरी जो नहीं होती है तो 7,500 रुपए वो भी लेती है। तो रेसिडेंस में तो क्या है, लीगल इम्पैक्ट फी तो कम होती है, लेकिन मैंने जैसा बताया अभी पहले आपको कि बेटरमेंट चार्ज वगैरह जो होता है तो उसमें क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा रकम बन जाती है, तो वो अमाउंट हो सकता है कि लाखों में भी चली जाए। अच्छा अच्छा, इसके लिए जैसे मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह है, खानकाह है, इसके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी रखा गया है कि उन लोगों के लिए अलग से कुछ प्रावधान है या समान तमाम लोगों के लिए एक कानून? ये इसमें कोई भी चीज पास हो सकती है। तो ये जो है वो रिलीजियस कैटेगरी में आएगा। तो वो रिलीजियस कैटेगरी में इसके जो GDCR है, उसके जो प्रावधान है कानून का, GDCR जिसको हम बोलते हैं, बायलॉज, उसके मुताबिक अगर है तो वो पास हो जाएगा। लेकिन आपने जो दरगाह का बताया, तो मान लो कि दरगाह रोड में आ रही है, तो जो रोड के अंदर जो चीजें हैं वो पास नहीं होगी। अच्छा, रोड के अलावा अगर साइड में है तो फिर वो GDCR के मुताबिक और इस कानून के मुताबिक पास हो जाएगी। अच्छा, उनके लिए भी इसी तरीके से प्रोसेस है? बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्लियर होने के बाद में अगर आपका मकान है या दुकान है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर जो खतरा लटका रहा था, तलवार लटका रही थी, वो किस हद तक टल जाती है? देखिए, अगर ये BU परमिशन दे रही है, BU परमिशन का मतलब है कि भाई बिल्डिंग यूज परमिशन, तो जब BU मिल जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल खतरा टल जाता है। किसी भी चीज का यानी खतरा नहीं होता है। क्या नोटिस ये जो इम्पैक्ट फीस का जब कानून बना उसके बाद, जैसे आपने बताया कि 2022 के बाद अगर कोई मकान बना लिया है तो क्या वो भी लीगल हो सकता है? देखिए, इस कानून के तहत मैंने बताया इसकी डेडलाइन 30/9/2022 है। उसके पहले अगर आपका मकान खड़ा हुआ है तो पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर मकान बनाया है आपने तो वो इस कानून के तहत पास नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए कुछ खास हो सकता है? क्योंकि सरकार अगर ऐसे मकानों को चाहे, मकान तो बनते ही जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ मांग लोगों की या आप लोगों की, क्योंकि लोग आपसे मिलते होंगे, कुछ बात करते होंगे कि कुछ इस तरीके से पहल उनके लिए भी की जाए। देखिए, सरकार अगर इसको डेडलाइन जो 30/9 है, मतलब 30/9/2022 है, उसके बदले अभी की कर दे
तो शायद हो सकता है कि अभी जो बाद में जो मकान बने हैं जो इलीगल है, हाँ। जिसने प्लान पास नहीं करवाया, वो भी इस दायरे में आ सकते हैं और वो लोग भी लीगल अपना मकान करवा सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब मकान नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी लीगल करवा सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि कुछ सोच विचार करे। अहमदाबाद में देखा जाए तो बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, मंदिर भी है। कई जगहों पर लोगों ने मकान बना रखे हैं। तो क्या ऐसे मकानों को भी इम्पैक्ट फी के जरिए लीगल किया जा सकता है? जो आप बात कर रहे हैं उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है अहमदाबाद में, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून है। जी। उसमें अगर आप नया प्लान बनाते हैं, मतलब नया बांधकाम करते हैं, तो 0 से 100 मीटर में होगा तो आपको नई परमिशन नहीं मिलेगी, सिर्फ रिपेयरिंग की परमिशन मिलेगी। 100 से 300 मीटर में होगा तो आपको नई परमिशन मिल जाएगी। लेकिन ये जो कानून है, इस वक्त गवर्नमेंट बीयू परमिशन दे रही है, तो ये सारी एनओसी मांग रही है। मिसाल के तौर पे मॉन्यूमेंट में आता है 300 मीटर में, तो मॉन्यूमेंट की एनओसी लाओ। अगर फ्लैट है तो लिफ्ट की एनओसी, तो लिफ्ट की एनओसी चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग है तो फायर एनओसी चाहिए, और सोसाइटी की एनओसी भी मांगती है गवर्नमेंट। तो ये अगर मसला ये है इस बार कि एएसआई जो है सिटी के अंदर, जो अहमदाबाद सिटी का जो कोर्ट विस्तार है, वहाँ तकरीबन 60% एरिया ऐसा है जहाँ मॉन्यूमेंट कहीं ना कहीं लग जाता है, यानी वो 300 मीटर की रेंज में आ जाते हैं। तो वो 300 मीटर की रेंज वाल के बाहर वालों का तो हो जाता है, लेकिन जो 300 मीटर की रेंज में जो लोग आते हैं, रहते हैं, उनका प्लान पास नहीं होता, इसलिए कि एएसआई पुरातत्व खाता जो है वो इस कानून के तहत अभी एनओसी नहीं दे रहा है। अच्छा, जब मकान बने होंगे तब शायद ऐसे कानून नहीं हुए होंगे, उसकी वजह से लोगों ने मकान बना लिया। नहीं, ये कानून तो बहुत पहले से ही है। अच्छा। होता ये है कि लोग इलीगल बना लेते हैं, लेकिन इसमें इस कानून के तहत गवर्नमेंट मांग रही है कि ये एनओसी भी लेके आओ, लेकिन वो एनओसी नहीं मिल रही है। तो उनके जो केसेस हैं वो अभी ऐसे न ऐसे ही पड़े हैं, या तो रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर वो ऐसे न ऐसे ही पड़े हैं, वो पास नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि आप लोगों से मिलते होंगे, इस कानून को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? और ये आदमी क्योंकि अपनी जमा पूंजी का जो रकम है उससे मकान बनवाता है, सरकार गिरा ना दे उसका डर भी रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। तो कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आपको लोग साझा करते हैं? देखिए, बहुत से जो हमारे पास जो फाइलें आती है, तो बहुत से बंदे जो है वो चाहते हैं कि ये लीगल करवा लें, क्योंकि लीगल करवाने से क्या है कि उनको बीयू परमिशन मिल जाता है तो सुकून हो जाता है। दूसरा ये है कि बीयू परमिशन मिलने से उनको लोन भी मिल सकती है, मकान को मॉर्गेज भी, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ा मसला तो ये हल हो जाता है कि गवर्नमेंट उसको तोड़ नहीं सकती है क्योंकि बीयू परमिशन होता है। तो बहुत से लोग तो चाहते हैं कि ये पास करा ले, लेकिन कुछ इस कानून की, जैसा मैंने बताया, कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से वो बेचारे नहीं कर पाते हैं, या तो उनका नहीं हो पा रहा है, या तो फीस बहुत ज्यादा हो जाती है भरने की, या फिर कुछ एनओसी ऐसी है जो नहीं ला सकते हैं, तो वो उस मजबूरी की वजह से भी बेचारे नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उसमें कुछ सुधार करे, ताकि जो लोग पास करवाना चाहते हैं वो सब ये दायरे में आ जाए और उनके मकान जो है, प्रॉपर्टीज, वो लीगल हो जाए। अच्छा, कुछ दिन पहले गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला, इन लोगों ने भी अपील की थी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को आगे आना चाहिए और इम्पैक्ट फीस भर के अपने मकानों को लीगल करा लेना चाहिए। एक क्या अपील आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से करेंगे? देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके अपना प्रॉपर्टी को लीगल करवानी चाहिए, जितना भी हो सके इतना लीगल करवाना चाहिए। जो भी उसके लिए अगर समझ नहीं है तो अच्छा वकील रोकना चाहिए, जो दस्तावेज के और रेवेन्यू के जो काम करते हैं उन वकीलों से राब्ता करना चाहिए, और जितना भी हो सके अपनी जो कागजात है, जो प्रूफ है प्रॉपर्टी के, मालिकी के, वो सब अच्छे तैयार रखने चाहिए।
तो ये थे सईद साहब। सईद साहब कई लोगों के जो सपनों के आशियाने हैं उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इम्पैक्ट फीस भर रहे हैं, लेकिन इस कानून में कई पेचीदगियां हैं। उसकी वजह से आम आदमी अपने सपने के आशियाने को लीगल करवाने के चक्कर में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम इलाकों में जिस तरीके से ग्रीन जोन वगैरह आ जाते हैं, उसको लेकर भी एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। अगर मुस्लिम इलाकों से ग्रीन जोन जैसा जो योजना है उसे हटा दिया जाए तो ऐसे लोगों के जो मकान हैं वो भी लीगल हो सकते हैं। उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। सईद साहब ने बहुत सारी जानकारी दी। सईद साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले दिनों में इन्हीं के तरीके से दूसरे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करके आपको लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इम्पैक्ट फीस भरने में उसकी जानकारी देंगे।